यह कहानी है किशनगढ़ गांव की। वैसे तो यह गांव हरा भरा और पुराने ख्यालात वाला है। उस गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में शहर जाने वाले रास्ते में एक पेड़ था जिसे गांव वालों ने भूत वाला पेड़ के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। कहते हैं कि शाम होने के बाद अकेले कोई उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहता था। उसी गांव में श्यामू अपनी पत्नी मीरा व बेटा राहुल के साथ रहता था। अरे मीरा, कहाँ वो? मुझे देर हो रहा है, मंडी पहुंचना है भाई। नहीं तो सब सब्जी बिक जाएगी तो मुझे कुछ भी नहीं मिल पाएगा, तो मैं क्या बेचूंगा आकर। हाँ बाबा, आ रही हूँ। और भी तो काम रहता है ना। ये लो अपनी टोकरी और राहुल को स्कूल छोड़ते हुए जाना। हाँ हाँ ठीक है, चलो बेटा, तुझे तेरे स्कूल छोड़ देता हूँ और उधर से मैं मंडी चला जाऊंगा। उसी गांव में रामधनी नामक एक लालची व्यापारी रहता था। वह अपनी पत्नी जोगवती व एक बेटी सुषमा के साथ रहता था। सुषमा, अरे ओ सुषमा, कहाँ मर गई? ये बर्तन कौन धुलेगा? और वो कपड़े, वो क्या तुम्हारी माँ धुलेगी आकर? नहीं नहीं माँ, मैं ही धुलूंगी और कपड़े भी मैं ही धुलूंगी। आ रही हूँ माँ। जब तेरी माँ घर से भाग रही थी तो तुझे भी ले जाना था। पता नहीं क्यों तुझे हमारे मत्थे छोड़कर भाग गई। पता नहीं कहाँ पर होगी इस समय। जोगवती सुषमा को डरा धमका कर काम कराती और खाना भी ठीक से नहीं देती। उस बेचारी को दिन भर डांट फटकार कर हमेशा काम करवाती। क्यों छोड़ कर गई माँ मुझे इन लोगों के पास? ये लोग हमेशा मुझसे काम करवाते और खाना भी ठीक से नहीं देते हैं माँ। इधर एक दिन गांव का ही बंसी शहर से आकर उस पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। अरे रे, मैं कहाँ फंस गया। थक भी बहुत गया हूँ। लग रहा है कि इसी पेड़ के नीचे ही आराम करना पड़ेगा। लेकिन वो भूत, अब क्या ही करूं? थक गया हूं कि आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। वह उस पेड़ के नीचे बैठता है और उसे कब नींद आ जाता है उसे भी नहीं पता चलता। क्यों रे बंसी, क्या सोच के तूने यहाँ बसेरा बना लिया? तुझे पता नहीं है क्या कि यहाँ कौन रहता है? भूत जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो शहर से आ रहा था और बहुत दग गया था, इसलिए यहाँ रुक गया। गलती हो गई मुझसे। इसकी सजा तो मिलेगी तुझे, और बराबर मिलेगा, क्योंकि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ रुक कर। माफ कर दो, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा और ना ही इस रास्ते से अब कभी आऊंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो। तुझे माफ करूंगी तो हमारी बिरादरी बुरा मान जाएगी। इतने में बंसी के प्राण उखड़ जाते हैं और गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। पहले तो इस पेड़ के पास रात में जाने से भी डर लगता था, लेकिन अब तो दिन में भी डर लगने लगा है। हमने मना किया था कि शहर मत जाइए, लेकिन मेरी सुनते कहाँ थे। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी और अपने बेटे को कैसे पालूंगी? प्रधान जी, कोई तो उपाय निकालिए। पहले तो रात में आने से डर लगता था, लेकिन अब तो दिन में भी जाने से डर लगता है। पिछली बार एक तांत्रिक को बुलाया था इस भूत को भगाने के लिए, लेकिन वो तांत्रिक खुद ही इस भूत के डर से भाग गया। मेरी बात मानो तो कुछ दिन इधर कोई भी ना आए। उस दिन के बाद से उस पेड़ के पास से अकेले कोई नहीं गुजरा। वक्त बीतता जाता है। फिर एक दिन, सुषमा, अरे ओ सुषमा, कहाँ मर गई? खाना बन गया कि नहीं? बहुत तेज से भूख लगी है और तेरे बापू को भी खाना देना है। हाँ माँ, बन गया, अभी लाती हूँ माँ। इधर श्यामू मंडी से सब्जी लाकर
बेचने के लिए जोगवती के घर आता है। मालकिन, ओ मालकिन, सब्जी ले लो, एकदम ताजी लाए हैं बाजार से। क्यों रे श्यामू, खेत में बोया था क्या सब्जी जो इतनी ताजी लेकर आया है? अरे नहीं मालकिन, आप भी मजाक करती हैं। श्यामू धीरे से सुषमा को देखता है तो उसकी नीयत खराब होने लगती है। वह उस दिन तो सब्जी देकर चला जाता है। अगले दिन सुबह श्यामू मंडी की तरफ जाता है, लेकिन भूत वाले पेड़ के पास पहुंचकर उसके पैर मानो थम से जाते हैं। बाबा भूत जी, मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भूत जी। तुम्हें तो मैं बिल्कुल माफ नहीं कर सकती। तुमने एक पराई स्त्री की तरफ गलत नजर उठाकर देखा है। माफ कर दो हे भूत देवी, अब कभी ऐसा नहीं होगा। मैं सर उठाकर किसी पराई स्त्री की तरफ नहीं देखूंगा। अपने से बड़ी सभी को अपनी बहन मानूंगा और माँ के समान देखूंगा। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी तो एकदम नहीं मिलेगी। तुम्हें मिलेगी तो बस सजा, जिसके तुम हकदार हो। और अगले पल में श्यामू मारा जाता है और यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि श्यामू को भूत ने मार दिया है। प्रधान जी, कब तक ऐसे चलता रहेगा? कब तक कोई न कोई मरता रहेगा? इसका कुछ तो उपाय करिए। इसके लिए किसी बड़े तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। दूर के एक गांव में एक तांत्रिक रहता था। प्रधान ने उसे बुलाया। उसने कुछ मंत्र को पढ़ने के बाद प्रधान से बोला, सुनिए प्रधान, इस भूत का अपना एक उद्देश्य है। जिस दिन इसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, वह खुद यह गांव क्या, इस जीवित संसार से उसको मुक्ति मिल जाएगी। कौन सा उद्देश्य? ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो हमें नहीं पता है? ये मैं आपको नहीं बता सकता। समय आने पर आप सभी गांव वालों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। इतना कहने के बाद तांत्रिक वहां से चला गया और इधर गांव वाले आपस में खुशबुसाहट करने लगे। ऐसा कौन सा रहस्य है जो खुद प्रधान को भी नहीं पता? कुछ तो है ऐसा। कोई ना कोई राज अवश्य है, नहीं तो वह तांत्रिक जरूर बताता, और मुझे लगता है कि प्रधान को भी नहीं पता। अब तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा आगे। अभी सुनते हैं, गांव में अब तो आए दिन कोई न कोई मर ही रहा है उस भूत वाले पेड़ की वजह से। हाँ, ये बात तो है, लेकिन छोड़ो, हमसे क्या, जो मर रहा है मरने दो उसे। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप, लेकिन कभी कभी मुझे भी डर लगने लगता है, क्योंकि आप भी कभी कभी सहल जाते हैं। रामधनी जब डर की बात सुनता है तो वह भी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि आए दिन कभी न तभी वह भी उस पेड़ वाले रास्ते से गुजरता है। अच्छा ठीक है, मैं गोदाम जा रहा हूँ, मेरा खाना वहीं भिजवा देना। वह डरते डरते गोदाम पहुँचता है। वह इतना डर जाता है कि जैसे कि जो रहस्य तांत्रिक नहीं बताना चाहता था वह रामधनी को पता हो। रामधनी को सोचते सोचते दोपहर हो जाता है। इधर सुषमा दोपहर का खाना लेकर आती है। बापू, ये मैं खाना लेकर आई हूँ आपके लिए, आप खा लो। सुषमा, तू क्यों लेकर आई है? माँ कहाँ है तेरी? बापू, माँ ने ही भेजा है मुझे। वो बोली जाकर आपको खाना दे आऊं। हाँ ठीक है, रख दे वहीं पर, मैं खा लूंगा,
लेकिन अब तू खाना लेकर मत आना गोदाम पे। तेरी माँ को समझाया भी था मैंने कि तुझे ना भेजा करे गोदाम पे। रामधनी बहुत गुस्सा करता है सुषमा पर। सुषमा रोते हुए घर की तरफ लौट जाती है। वह रास्ते में उसी भूत वाले पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मुझसे तो कोई प्यार भी नहीं करता। एक सौतेली माँ है, वह भी मुझसे दिन भर घर का काम करवाती है। और बापू तो मुझे देखते ही आग बबूला होने लगते हैं। आखिर मेरा कसूर क्या है भगवान? हे भूत, अगर तुम मेरी बात सुन सकते हो तो मुझे भी मार दो। मैं ऐसे जीवन से तंग आ चुकी हूँ। सुषमा की यह सब बातें पेड़ पर छिपकर भूत सुन रही थी, लेकिन वह भी उदास थी। वह मानो सुषमा की मदद करना चाहती थी, लेकिन उस समय वह सुषमा की मदद नहीं कर पा रही थी। योगोती, तुम सुषमा को क्यों भेजती हो खाना लेकर? तुमको पता है कि उसका चेहरा देखने के बाद मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं। हाँ जी, माफ करिएगा। आज कोई मजदूर नहीं था दिन में, इसलिए उसको भेज दिया खाना लेकर। अगले महीने 18 बरस की हो जाएगी सुषमा, फिर उसका किसी लड़के से ब्याह कर देंगे। फिर उससे छुटकारा मिल जाएगा हम लोगों को। अजी सही कह रहे हैं। आप कहें तो मेरे दूर के रिश्तेदार में एक लड़का है, उसके घर वालों से बात करूं। उसकी शादी कहीं ऐसी जगह करना है जहां से वह हमारे पीछे न पड़ जाए। मुझे पूरी तरह से छुटकारा चाहिए उस लड़की से। इन दोनों की बात को भूत घर के बाहर से सुन रही थी। वह भी इसी समय का इंतजार कर रही थी। अब समय आ गया है इन दोनों का हिसाब किताब करने का, सभी गांव वालों के सामने इनका सच ले आने का। सुषमा के 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद रामधनी अपने गोदाम में आराम से बैठा था कि अचानक उसे, क्यों रे रामधनी, क्या हाल चाल है तेरे? बहुत खुश रहता है आजकल। कौन? भूत? तुम तो वहां हमेशा पेड़ पर रहती थी, आज यहाँ पर कैसे आ गई? आज मैं तेरा हिसाब किताब करने आई हूँ रामधनी। पहचान तो गए ही होगे तुम। रामधनी अपने मजदूरों से चिल्लाकर बचाने की गुहार लगाता है। सभी मजदूर गांव से प्रधान, उसकी पत्नी व सुषमा को बुला लाते हैं और साथ में तांत्रिक भी आ जाता है। रामधनी को छोड़ दूं और तुम कहीं और चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी मंत्रों से भस्म कर दूंगा। हे तांत्रिक, अपनी मनसा तो भी पूरी कर ले। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, लेकिन भूत पर उसका कोई असर नहीं होता। पीर तांत्रिक आंख बंद करके भूत के बारे में जानने का प्रयास करता है। कुछ देर के जानने के बाद तांत्रिक शांत हो जाता है, क्योंकि वह जान गया था कि आज रामधनी जिंदा नहीं बच पाएगा। हे भूत, मेरे पिताजी की जान बख्श दो, चाहे तो बदले में मेरी जान ले लो। नहीं बेटी, एक माँ अपनी बेटी की जान कैसे ले सकती है? जब भूत के मुंह से सुषमा के लिए बेटी शब्द सबने सुना तो सब अचंभित रह गए। तब भूत ने अपनी कहानी सबको बताई। गांव वालों, मैं इस रामधनी की पहली पत्नी राधा हूँ और सुषमा की माँ भी। इसने मुझे मारकर उसी पेड़ के पास गाड़ दिया था। तब से मैं इससे अपना बदला लेना चाहती थी, लेकिन जब तक मेरी बेटी 18 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक मैं इससे अपना बदला नहीं ले पाती। इसलिए मुझे आज ये सब करना पड़ रहा है। मेरा बाप ही मेरी माँ का हत्यारा है और पूरे गांव में मेरी माँ को बदनाम कर दिया कि वह किसी के साथ भाग गई। बापू, ऐसा क्यों किया तुमने?
माफ कर दे बेटी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने ही तेरी माँ को मारा है। रामधनी, सजा तो तुझे मिलेगा ही, तभी मुझे मुक्ति मिल पाएगा। और अगले ही पल रामधनी मर जाता है। मैंने अपना बदला ले लिया है और अब मुझे यहाँ से जाना होगा। सुषमा बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारी हमेशा मदद करती रहूंगी बेटी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे माफ कर दो सुषमा बेटी, मैं तुम्हें समझ न पाई। मैं तुम्हारी माँ भी नहीं बन पाई। हमेशा ही मैंने तुम्हें परेशान किया है। मुझे माफ कर दो बेटी। गलत कार्य का गलत अंजाम होता है। हमने सोचा कि गांव वालों पर बुरा साया है, लेकिन असली गुनहगार तो रामधनी निकला और राधा तो निर्दोष थी। राधा का बुरा जिसने भी चाहा, राधा ने उसको मार दिया। अब हमें किसी तांत्रिक बाबा की जरूरत नहीं है। हमारा गांव अब श्राप मुक्त बन चुका है।